परसेंटेज काफी बड़ा था। बीजेपी कोशिश किया था इस बार 2019 का जो नतीजे उसको रिपीट करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी 2019 में उनको रियलाइज कर लिए हैं कि क्या गलती क्या हुआ था। तो उसके कारण अब जो जहां जहां बता रहे हैं हुगली, हावड़ा एंड दक्षिण 24 परगना इज द फोर्ट्रेस ऑफ ममता बनर्जी। 2019 में तो टीएमसी ने 29 सीटों पर लीड की थी, अगर लोकसभा के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 पर थी। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि दक्षिण 24 परगना जो है वो टीएमसी का था, लेकिन अम्फान के बाद दक्षिण 24 परगना में अम्फान का इफेक्ट हुआ था। अच्छा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो बहुत सारे इश्यूज था जो भाजपा ने इशू रेस किया था। लग रहा है यहाँ मरम्मत कर गई ममता बनर्जी। ममता ने यहाँ शायद अपने जो वोमेन वोट बैंक, उनके अपने जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक, ये जो कास्ट वोट जो पहले पश्चिम बंगाल में ऐसे नहीं हुआ, वो ममता के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। संजय जी, चौथा चरण हम पहले देख लेते हैं, चौथा चरण देख लेते हैं और उसके बाद आपके पास हम आते हैं उस चर्चा के लिए, क्योंकि अभी तक 3 चरण 47 बीजेपी 43 तृणमूल, लेकिन ये जो चौथा चरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी 43% और टीएमसी भी 43% वोट पाती हुई नजर आ रही है। सईद अंसारी के पास हम सीधे चलेंगे, ट्रम्प घुमाकर वो दोबारा से ये आंकड़े लेकर आ गया 43 वोट फीसदी। अब बताइए आंकड़ा क्या है? बिल्कुल, और देखिए जो श्वेता, जिस तरह अभी आप चौंकी, आपकी आवाज में जो कौतूहल नजर आया, ये वही है। आप जयंतो दास से जरूर पूछिएगा कि ये किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्या यहाँ नेक टू नेक टक्कर चल रही है, क्या ऐसा होगा कि 8 चरण आते आते 44 सीटों में से 24 पर बीजेपी, 19 पर तृणमूल, और जो वोट प्रतिशत हम दिखा रहे हैं दोनों का एकदम बराबर, तो क्या वोट प्रतिशत के हिसाब से ये सीटें बिल्कुल सही कन्वर्ट हो रही हैं या कहीं ना कहीं इनमें कुछ बदलाव हो सकता है? अगर इनमें कुछ बदलाव होता है तो वो अलग हो जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लगातार इस तरह की बात की जा रही थी, आप और हम भी चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो बात कर रहे थे कि एक तरफा होगा बंगाल का चुनाव, या तो सीधे सीधे ममता ले जाएंगी या सीधे सीधे बीजेपी ले जाएगी। मतलब वो स्थिति नहीं हो सकती यहां पर कि हंग जैसी कोई स्थिति हो, ऐसी बात नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अगर बीजेपी और टीएमसी एकदम साथ साथ चलती हैं और इतना ज्यादा वोट परसेंटेज उनका बराबर होता है, तो ये बेहद बेहद दिलचस्प होगा 2 तारीख को देखना। नहीं, लेकिन अगर आंकड़ों के संजय जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आपने महत्वपूर्ण बात सही जी यहाँ पर कही। और देखिए, बीजेपी प्लस 71 पर अपनी लीड बनाए हुए है, लगातार आगे बढ़ी है 4 चरणों के, और हमने आंकड़े दिखा दिए। तृणमूल प्लस 62 पर, और यहाँ पर दर्शकों के लिए जाना जरूरी है, जिस चौथे फेज की 44 सीटों पर मतदान हुए थे, 2016 में 39 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, बीजेपी ने सिर्फ 1 पर, जबकि 2019 की अगर लोकसभा के हिसाब से हम देखें तो 25 पर टीएमसी, बीजेपी 19 पर। लेकिन यहाँ पर शानदार प्रदर्शन संजय जी चौथे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का, क्या बताता है? नहीं, मुझे लगता है कि दर्शकों को यह समझाना चाहिए, मुझे लगता है अभी 4 चरणों के तो नतीजे आप बताएंगे जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं, लेकिन क्या हम 8 चरणों में चुनाव को आगे पीछे होता हुआ क्यों देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। चुनाव जैसा पहले फेज से शुरू हुआ, मेरे हिसाब से आखिरी फेज तक, 8वें फेज तक वैसे ही चलता रहा। पार्टियों के आगे पीछे होने की वजह बहुत साफ है। अगर आप वोटरों का डेमोग्राफिक्स देखें, पहले चरण में जिन कंस्टिट्यूंसी में वोट पड़े सिर्फ 7% मुस्लिम मतदाता थे, दूसरे चरण में जहां वोट पड़े वहां 12% मुस्लिम मतदाता थे, तीसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है और इन तीसरे चरण में 30% मुस्लिम मतदाता थे। चौथे चरण में अगर आप जाएंगे तो 15-16% मुस्लिम मतदाता थे। अब जैसे जैसे आप चरणों में आगे बढ़ेंगे, 5वें चरण में तकरीबन 26-28%, छठे चरण में 34%, 7वें चरण में 36% और 8वें चरण में 40%। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले 4 चरण महत्वपूर्ण हैं, ध्रुवीकरण को अंजाम दें। मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव जैसे पहले शुरुआत हुई थी, चुनाव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में तृणमूल के लिए समर्थन ज्यादा दिखने लगा किसी फेज में और किसी फेज में बीजेपी के लिए समर्थन दिखने पड़ा।